एक ऐसा देश जिस पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था बंद है, मगर उसके बावजूद अमेरिका तक उससे डरता है। यकीनन अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया से कटे होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने इतनी पावर कैसे डेवलप की। आखिर ऐसा क्या है नॉर्थ कोरिया के पास कि रूस और चीन उसे अपने में शामिल करना चाहते हैं, तो वहीं अमेरिका उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी और उसका सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम। आखिर यह सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम है क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। ये कहानी है सितंबर 2023 की। सितंबर 2023 में अचानक से दुनिया का ध्यान एक बार फिर किम जोंग उन पर तब गया जब वे व्लादिमीर पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए थे, क्योंकि वे उनके दोस्त जो थे। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हो कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने रूस का बायकॉट कर दिया था, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया उसके लिए एक ओनली सपोर्ट बन गया था। लेकिन इस दोस्ती की असली वजह जल्दी दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि इसके एक साल बाद ही 2024 में दुनिया ने यूक्रेन की जमीन पर उत्तर कोरिया के सैनिकों को देखा। मगर अब सवाल यह उठता है, आखिर कोई अपने सैनिकों को क्यों मौत के मुंह में भेजेगा? तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। इसके बदले में रूस को कुछ ना कुछ तो जरूर देना पड़ा होगा। दरअसल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है किम जोंग उन का रॉकेट वाला जुनून। आप तो जानते ही हैं कि किम जोंग उन को रॉकेट से कितना प्यार है, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप उसे लिटिल रॉकेट मैन भी बुलाता था। मगर ऐसा नहीं है कि केवल किम जोंग उन ही रॉकेट के दीवाने हैं, बल्कि उनका पूरा ब्लड लाइन ही ऐसा है। पूरी दुनिया से कटे होने के बावजूद उत्तर कोरिया में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1980 में हो गई थी। 1980 में उत्तर कोरिया का पहला स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ और इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किम इल सोंग को। दरअसल उनका लक्ष्य था उपग्रह बनाना, रॉकेट बनाना और खुद का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम खड़ा करके पूरी दुनिया को चौंका देना, ताकि वे दिखा सकें कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपना पहला लॉन्च साइट भी बनाया था, जिसका नाम था टोंगहे, जो उत्तर कोरिया के उत्तर पूर्वी तट पर मौजूद है। मगर अफसोस यह कभी भी उस लेवल का नहीं बन पाया जैसा कि इल चाहते थे। शुरुआती सालों में यहाँ पर केवल एक छोटा सा लॉन्च पैड और एक बंकर ही खड़ा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वे अपने इस प्लान को और आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही 1994 में आते आते किम इल सोंग की मौत हो गई। सत्ता की कमान संभाल ली उनके बेटे किम जोंग इल ने, और यहीं से असली कहानी शुरू हो गई। किम जोंग इल की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पूरी सरकार को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और यह थी आइडियोलॉजी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप खुद सोच कर देखो, जिस देश का नेता विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समृद्धि का आधार मान ले तो आगे क्या होगा? यही होना था। अचानक से उत्तर कोरिया का स्पेस प्रोग्राम तेजी पकड़ गया। उन्होंने ठान लिया था कि वे पूरी दुनिया से आगे निकल कर रहेंगे। अब टोंगहे को अपग्रेड किया गया। जहां पहले केवल एक लॉन्च पैड और बंकर था, वह बढ़कर अब 4 गुना बड़ा हो गया। यहाँ पर रॉकेट असेंबली प्लांट से लेकर फ्यूल स्टोरेज और ग्राउंड बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी जोड़े गए। साथ ही एक नए लॉन्च साइट का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया सोहे स्पेस सेंटर। सोहे स्पेस सेंटर की बात की जाए तो यह राजधानी प्योंगयांग से दूर चीन की बॉर्डर के बहुत पास में बनाया गया है। धीरे धीरे सोहे टोंगहे से 5 गुना बड़ा हो गया और यहाँ पर इंजन टेस्ट साइट और एक एडवांस मिशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रॉकेट आए कहाँ से? क्योंकि कोई भी स्पेस प्रोग्राम रॉकेट के बिना तो अधूरा ही रहता है। बस फिर क्या था, नॉर्थ कोरिया के रॉकेट की कहानी पहुंच गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाजी जर्मनी तक। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक वैज्ञानिक हुआ करता था, जिसका नाम था वर्नर वॉन ब्राउन। वॉन ब्राउन ने V2 मिसाइल बनाई थी। अगर V2 मिसाइल की बात की जाए तो यह इतनी ताकतवर थी कि पूरे शहर पर दूर से ही बमबारी कर सकती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार हो गई। इसकी वजह से वॉन ब्राउन अमेरिका चला गया और नासा के लिए रॉकेट बनाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ सोवियत संघ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का दोस्त था, अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सोवियत संघ को भी V2 मिसाइल की ब्लूप्रिंट और कुछ हार्डवेयर कहीं से मिल गए। उन्होंने इसकी कॉपी बनाई R1 मिसाइल, और यही R1 मिसाइल आगे चलकर R11 स्कड मिसाइल के रूप में विकसित हुई। अगर स्कड मिसाइल की बात की जाए तो इन्हें इतिहास की सबसे लोकप्रिय मिसाइल माना जाता है। इनफैक्ट कोल्ड वॉर के दौर में करीब 7000 मिसाइलें बनाई गई थीं। धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गईं, खासकर मध्य पूर्व और अफ्रीका में। और फिर यही स्कड मिसाइल पहुंची उत्तर कोरिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सोवियत संघ और उत्तर कोरिया पहले से ही इतने करीबी दोस्त नहीं थे। तो फिर यह स्कड मिसाइल आखिर उत्तर कोरिया में कैसे पहुंच गई? असल में स्कड मिसाइल को सोवियत यूनियन ने उत्तर कोरिया को नहीं दिया था, बल्कि इजिप्ट ने यह मिसाइल दी थी।
मगर सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि 1973 के योम किपुर युद्ध में उत्तर कोरिया ने इजराइल के खिलाफ इजिप्ट का साथ दिया था और साथ के बदले में थैंक यू गिफ्ट तो बनता ही है। बस इजिप्ट ने थैंक यू गिफ्ट के तौर पर यह स्कड मिसाइल नॉर्थ कोरिया को दे दी और फिर ऐसे शुरू हुआ नॉर्थ कोरिया का रॉकेट खेल। अब किम परिवार के पास वह हथियार आ चुका था जिससे वे अपने देश में बैठे ही दुश्मनों को मार सकते थे। तुरंत ही उन्होंने उसका पावर शो करना स्टार्ट कर दिया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि प्योंगयांग में जब भी परेड होती थी, विशालकाय मिसाइल लॉन्चर सड़कों पर घूमने लगते थे, क्योंकि उनके लिए यह केवल हथियार नहीं बल्कि फ्लैग्स थे, या फिर यूं कहें कि यह दुनिया को डराने का तरीका था। लेकिन यहीं पर उनकी भूख और बढ़ने लगी, क्योंकि अब उन्हें और भी विशाल और ताकतवर मिसाइल चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत बड़ा मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्चिंग रॉकेट दोनों लगभग एक ही चीज होते हैं। अगर आप एक बना सकते हैं तो दूसरा बनाना भी पॉसिबल है। नॉर्थ कोरिया ने समझदारी दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम को मिसाइल प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल विज्ञान नहीं था, यह एक फ्लैक्स था। उत्तर कोरिया को फ्लैक्स करना यानी कि दिखावा करना बहुत पसंद है। और ऐसे ही दिन आ गया 1998 का, जब पहली बार उत्तर कोरिया का बना हुआ रॉकेट लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा था। इसका नाम उन्होंने रखा था टाइपोडोंग। टाइपोडोंग की बात करें तो यह केवल रॉकेट नहीं था, बल्कि यह उनकी छोटी सी घोषणा थी कि दुनिया में वे भी एक अलग प्लेयर है, ऐसा प्लेयर जो अंतरिक्ष में पहुंच भी सकता है और अगर चाहे तो दुनिया में तबाही भी मचा सकता है। जब उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उन्होंने अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने उनके दावे को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि रॉकेट स्पेस तक तो पहुंचा, लेकिन ऑर्बिट में टिक नहीं पाया। शायद 2-3 दिन बाद ही वह वापस गिर गया था। इसके बाद उत्तर कोरिया खामोश हो गया और यह खामोशी 9 साल की लंबी छुट्टी में बदल गई। फिर 2009 में यह छुट्टी टूटी और सामने आया उन्हा। इसका मतलब होता है गैलेक्सी। उन्हा की बात की जाए तो यह नॉर्थ कोरिया के पिछले रॉकेट से भी बड़ा और ताकतवर था। इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र और रूस ने चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को रोकने की कोशिश की थी कि यह बहुत खतरनाक है, इसे मत चलाओ। लेकिन किम जोंग इल ने इन सबको नजरअंदाज कर दिया। अप्रैल 2009 में आखिरकार वह रॉकेट उड़ान भरा। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सक्सेस का दावा किया, मगर पश्चिमी देशों ने इसे नाकामी बताया, क्योंकि यह वास्तव में नाकाम ही रहा था और इसका मलबा प्रशांत महासागर में जा गिरा था। ऐसे ही समय गुजरा और 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई। उसके बाद सत्ता में आए किम जोंग उन यानी लिटिल रॉकेट मैन, जिसने अमेरिका तक की नींद उड़ा रखी थी। इसके शासनकाल में भी रॉकेट का प्यार कम नहीं हुआ। 2012 में उन्होंने नया लॉन्च, नया स्पेसक्राफ्ट और नया रॉकेट लॉन्च कर दिया। दरअसल किम जोंग उनकी सन की सोच की वजह से अपनी दादी की जयंती पर उन्होंने नया रॉकेट बनाया था, लेकिन यह लॉन्च शर्मिंदगी में बदल गया। किम जोंग उन ने हार नहीं मानी और वैज्ञानिकों को इसे पूरा करने की सलाह देते रहे। आखिरकार केवल 8 महीने बाद यानी दिसंबर 2012 में उन्होंने फिर से उड़ान भरी और इस बार उन्हें आखिरकार सफलता मिल ही गई। इस सैटेलाइट को 500 किलोमीटर ऊंचाई वाले सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया। उत्तर कोरिया ने दावा करना शुरू कर दिया कि अब अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हमारी नजर में है, मगर असलियत यह थी कि सैटेलाइट ऑर्बिट में तो था, लेकिन वह बुरी तरह से घूम रहा था। यह कोई काम की तस्वीर तक नहीं भेज सकता था, मगर फिर भी उत्तर कोरिया ने यह प्रैक्टिस जीत ली थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने नए प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया और भी ज्यादा अलग थलग देश बन गया। मगर उत्तर कोरिया हार मानने वालों में से नहीं है। 2016 में उसने एक बार फिर से सैटेलाइट को ऑर्बिट पर भेज दिया और उत्तर कोरिया का दावा था कि अब हमारी नजर आसमान से हर जगह पर है, जिससे पूरी दुनिया लगभग डर चुकी थी। ऐसे ही इसके बाद और भी बहुत सारे लॉन्च किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल मचाई 2023 में, जब किम जोंग उन पुतिन से मुलाकात करने के लिए गए थे। उनका यह सौदा रॉकेट के लिए ही था। उसने रॉकेट का नाम रखा चोलिमा। चोलिमा की बात की जाए तो यह पौराणिक घोड़े पर आधारित नाम था, जिसका मतलब होता है तेजी और ताकत का प्रतीक। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इसके डिजाइन का इंजन सोवियत RD-250 से बहुत मिलता जुलता है। मतलब कहीं ना कहीं सोवियत टेक्नोलॉजी ने गुपचुप तरीके से उत्तर कोरिया तक पहुंच बना ली थी। चोलिमा का पहला लॉन्च मई 2023 में हुआ। बूस्टर ठीक से काम कर रहा था, मगर दूसरा स्टेज फेल हो गया। दूसरा लॉन्च हुआ अगस्त 2023 में। इसमें पहले 2 स्टेज पास कर लिए गए थे, लेकिन यह तीसरे स्टेज में फेल हो गया। तीसरा लॉन्च हुआ नवंबर 2023 में। इस बार सब कुछ सही रहा। उत्तर कोरिया का पहला असली मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच गया और यह सब कुछ पुतिन से मुलाकात के बस 2 महीने बाद ही हो गया था। मगर अब 2024 में उसने एक और नया रहस्यमयी रॉकेट लॉन्च कर दिया। दरअसल इस बार उन्होंने पुरानी मिसाइल वाली तकनीकी को छोड़कर
आधुनिक ईंधन को अपनाया जिसका नाम है क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन, यानी वह टेक्नोलॉजी जो आज स्पेसएक्स और रूस खुद इस्तेमाल करते हैं। अब वह टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के पास भी पहुंच चुकी थी, मगर अफसोस यह रॉकेट आसमान में ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि इसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताया गया है, मगर सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का यह प्रयोग फेल हो गया था। लेकिन अब सवाल यह होता है कि इतना सब होने के बाद क्या उत्तर कोरिया पीछे हट जाएगा? जी नहीं। 2024 की तस्वीरों से साफ दिखाया गया है कि सोहे एयरपोर्ट पर फिर से इंजन टेस्टिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर एक नई फैक्ट्री बन रही है जहाँ रॉकेट इंजन तैयार होंगे। इसके अलावा एक रहस्यमयी सुरंग बनाई गई है जो लॉन्च पैड को पास की रेलवे लाइन से जोड़ती है। इसका मतलब साफ है कि किम जोंग उन कुछ बड़ा करने की फिराक में है, और इसमें वह अकेले नहीं बल्कि उनके साथ उनके दो दोस्त हैं। पहला है रूस और दूसरा है चीन। लेकिन अब सवाल यह होता है कि क्या उत्तर कोरिया जल्दी दुनिया को चौंकाने वाला है? क्या आने वाले सालों में यह लिटिल रॉकेट मैन एक बिग स्पेस प्लेयर बनकर दिखा देगा, या फिर वह सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।